Hello students, myself Bashir Chatwani. I am a chartered accountant and assistant professor in government college. लगातार इनकम टैक्स के क्वेश्चंस अपन कर रहे हैं. उसी सीरीज में 20 क्वेश्चंस और आपके सामने हैं. क्वेश्चंस यूजफुल फॉर ऑल कंपटीशन एग्जाम. ठीक है, आपका IPCC लेवल हो, इंटर लेवल हो, CMA का, CS का इंटर लेवल हो, या अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम कॉलेज लेक्चरर वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो ये MCQs बहुत यूजफुल हैं आपके लिए अपनी तैयारी को चेक करने के लिए. चलिए सर शुरू करते हैं. आज का पहला क्वेश्चन है, ये कहता है प्रोविजो गिव्स डैश डैश टू द मेन प्रोविजन. क्लैरिफिकेशन और कंडीशन, एक्सेप्शन, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन. ये कहता है प्रोविजो क्या होता है, प्रोविजो क्या करता है. मेन प्रोविजन को वो क्लैरिफिकेशन देता है, कंडीशन बताता है सर. ठीक है सर. चलिए, जैसे प्रोविजो क्या हिंदी में इसको बोलते हैं परंतुक. परंतुक तो कोई भी एक्ट होता है उसमें कोई सेक्शन होता है, अगर उसमें कोई किंतु परंतु होता है तो वो उसको प्रोविजो उसको बताता है. फॉर एग्जांपल 44AE अडॉप्ट कर सकते हैं लॉरी ओनर्स, जो गाड़ी मालिक हैं वो प्री अजम्पटिव ऑप्शन ले सकते हैं. परंतु कंडीशन ये है कि उनके पास 10 से ज़्यादा गाड़ियां नहीं होनी चाहिए. तो ये प्रोविजो होते हैं जो चीज़ों को और क्लियर करता है या प्री कंडीशन बताता है कि ये सेक्शन तभी अप्लाई होगा. एक क्वेश्चन और देखते हैं सर. द प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन डिले इन पेमेंट ऑफ रिफंड आर गिवन इन सेक्शन. ऑप्शन देखते हैं 234A, 234B, 244A, 244B. सर इसका आंसर होगा 244A. ठीक है सर, मैं आंसर एक सेकंड के पॉज के बाद बताता हूँ ताकि आप अपना आंसर सोचें. जल्दी बता दो तो आप आंसर रोक लिया करो. ठीक है सर. बात ऐसी है कि देखिए, अगर हम देर से रिटर्न फाइल करते हैं तो IT डिपार्टमेंट इंटरेस्ट लेगा, उसका सेक्शन 234A है. लेकिन अगर हम ज़्यादा टैक्स देते हैं तो डिपार्टमेंट हमें रिफंड करेगा. न सिर्फ रिफंड करेगा बल्कि ब्याज भी देगा. ब्याज भी देगा, उसके सेक्शन है, उसका गवर्निंग सेक्शन है 244A. वैसे इतना सफिशिएंट है, फिर भी मैं कुछ जुड़ी हुई बातें आपको बताऊं तो इस रिफंड के ब्याज की रेट भी 0.5% है. IT डिपार्टमेंट के लेने की रेट भी 0.5% है, लौटाने की रेट भी 0.5% है. दूसरी बात है, रिफंड कितने पीरियड का मिलेगा, तो आपका जहां से असेसमेंट ईयर शुरू होता है वहां से लगा के जिस दिन आपका रिफंड आता है वहां तक का आपको इंटरेस्ट मिलेगा. वन मोर थिंग, रिफंड तो मिलना ही है, पर ब्याज मिलने के लिए ज़रूरी है कि आपका रिफंड अमाउंट टैक्स अमाउंट के 10% से ज़्यादा हो. फॉर एग्जांपल, अगर आपका टैक्स 1,40,000 बना और उसका 10% होगा 14,000, तो अगर आपका रिफंड 14,000 से ज़्यादा बनता है देन ओनली यू विल बी एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट. मान लीजिए आपका रिफंड बनता है 15,000 रुपये और ठीक है, तो आपको ब्याज भी मिलेगा. अब मान लीजिए आपको 15,700 रुपये मिला, तो ध्यान दीजिएगा 700 रुपये जो इंटरेस्ट है वो भी आपकी इनकम मानी जाएगी. तो जिस ईयर में आपको रिफंड मिलेगा वो जो रिफंड का जो ब्याज होगा वो भी अदर सोर्स की इनकम होगी. तो ये कुछ जुड़ी हुई बातें हैं, आप ध्यान रखिएगा अपना. थर्ड क्वेश्चन कहता है कैश गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर फॉर एम्प्लॉय. ऑप्शंस आर टैक्सेबल इफ वैल्यू इज 5,000 और लेस, exempt if value is 5,000 or more, always fully taxable, fully exempt. well, गिफ्ट सुनते ही हमें 50,000 का नियम ध्यान आता है. ठीक है, लेकिन जहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन होता है और जब किसी एम्प्लॉय को गिफ्ट मिलता है तो वहां 5,000 की लिमिट है. ठीक है, तो अगर आपको वस्तु के तौर पे गिफ्ट मिला है, अगर आपको कोई वस्तु मिली है और उसकी अमाउंट 5,000 से ज़्यादा है तो वो टैक्सेबल होगी. लेकिन ये वस्तु का नियम है, कैश गिफ्ट हमेशा टैक्सेबल होते हैं. तो इसका आंसर सर C होगा. क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, 5,000 के चक्कर में मत पड़ जाना. कैश गिफ्ट ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल. नीचे लिखा है, एक लाइन मैंने हिंट दी है, गिफ्ट्स मेड इन कैश और कन्वर्टेबल मनी फॉर एग्जांपल गिफ्ट चेक आर नॉट एग्जेम्प्ट, हेंस फुल्ली टैक्सेबल. ठीक है सर. चलिए अगला क्वेश्चन. Which of the following can be corrected while the processing the return of income under section 143(1)? ठीक है सर. Any arithmetical error in the return, any mistake in the return of income, any error of principle, any claim by the taxpayer which is against law. well sir, हमें पता है कि 139(1) में जो ड्यू डेट बताई गई है
उस तक अपन अपना रिटर्न फाइल करते हैं। आप ये भी जानते हैं कि रिटर्न्स की सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग होती है। रिटर्न की पहली जो प्रोसेसिंग होती है वो सर कंप्यूटराइज्ड प्रोसेसिंग होती है। तो अगर आपका कोई अर्थमेटिकल एरर होगा तो वो निकल के सामने आ जाएगा। तो 143(1) में जहां आपको इंटीमेशन दिया जाता है तो वहां आपको, अगर आपका कैलकुलेशन ओके है तो ओके कैलकुलेशन इंटीमेट किया जाएगा। कोई अर्थमेटिकल एरर होगा तो वो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। तो 143(1) के तहत जो प्रीलिमिनरी असेसमेंट होता है, जहां आपको इंटीमेट किया जाता है, उसमें अगर कोई अर्थमेटिकल एरर होगी तो वो ठीक कर दी जाती है या बता दी जाती है। ठीक है सर। चलिए एक और बात आप ध्यान दीजिए कि ये जो 143(1) का नोटिस है या इंटीमेशन है, ये जब आप रिटर्न फाइल करते हैं ना, उस ईयर के एंड से लेकर 1 साल के अंदर इंटीमेट कर देते हैं वो। जैसे अगर इसमें तारीखें बताइए, मान लीजिए 18-19 का रिटर्न है, 18-19 प्रीवियस ईयर का, आपने जुलाई 19 में फाइल किया तो आपने रिटर्न फाइल किया लाइक 19-20 में। तो यहां से लेके 1 साल के अंदर, यहां से लेके 1 साल के अंदर आपको 143(1) का इंटीमेशन आ जाएगा। और अगर नहीं आए तो मान लेना कि आपका रिटर्न प्रोसेस हो गया है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नोटिस अंडर सेक्शन 156 इज गिवन फॉर। धारा 156 के तहत नोटिस कब दिया जाता है? फेल्योर टू सबमिट रिटर्न, टैक्स डिमांड, डेफरमेंट ऑफ टैक्स। सर टैक्स डिमांड, ये आप सीधा याद कर लीजिए कि सेक्शन 156 के तहत जो नोटिस आता है वो डिमांड नोटिस होता है। अगर आपका कोई टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन, कोई भी सम पेबल है तो असेसिंग ऑफिसर आपको ऑर्डर देगा, सेक्शन 156 के तहत आपको टैक्स जमा कराने का नोटिस आएगा सर। ठीक है सर। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, वेयर द ब्लॉक ऑफ द डेप्रिसिएबल असेट इज ट्रांसफर्ड आफ्टर 36 मंथ देयर विल बी। वेल आपने ट्रांसफर किया है, मतलब सेल किया है डेप्रिसिएबल असेट्स को। वेल जनरली देखिए ऑप्शन देख लीजिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। ओके आराम से, 36 महीने जब पूरे हो जाते हैं ना तो लॉन्ग टर्म हो जाता है, असेट लॉन्ग टर्म हो जाता है तो गेन लॉन्ग टर्म होता है जनरली। बट जहां तक डेप्रिसिएबल असेट्स की बात है उसमें होल्डिंग पीरियड मायने नहीं रखता। डेप्रिसिएबल असेट्स में हमेशा जो रिजल्ट होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा। तो इसका आंसर है STCG या STCL। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एज पर द सेक्शन 271H, where a person fails to file the statement of TDS or TCS on or before the due date prescribed in this regard, then he shall be liable to pay penalty under section 271H. Maximum penalty that can be levied as. तो पहले इन्होंने रूल बताया कि 271H कहता है, ऑप्शंस देख लेते हैं पहले अपन। ऑप्शंस हैं 1 लाख रुपी, 2 लाख रुपी, 3 लाख रुपी, 4 लाख रुपी। देखिए सर इन्होंने रूल ये बताया कि 271H कहता है कि जहां किसी बंदे को TDS या TCS का रिटर्न फाइल करना था लेकिन वो नहीं करता ऐसा, तो क्या होगा सर? पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी मिनिमम है 10,000। इस क्वेश्चन में इन्होंने मैक्सिमम पेनल्टी पूछी है। मैक्सिमम पेनल्टी 1 लाख है तो मिनिमम पेनल्टी 10,000, मैक्सिमम पेनल्टी 1 लाख रुपी। बट पेनल्टी का जो अमाउंट है सर वो TDS या TCS के अमाउंट को एक्सीड नहीं कर सकता। तो आपको आंसर याद रखना है ए, आपके ऊपर 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगेगी लेकिन ये अमाउंट TDS या TCS से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है। और ये कब लगती है सर? अगर आप रिटर्न लेट फाइल करते हो या फाइल नहीं करते हो या फाइल करते समय इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देते हो, इन सारे केसेस में आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज होगी और पेनल्टी 10,000 से लगाकर 1 लाख की होगी। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेट ऑफ सरचार्ज एप्लीकेबल टू अ फॉरेन कंपनी हैविंग टोटल इनकम ऑफ ₹8 करोड़। वेल एकदम से इसने सरचार्ज पूछ लिया और कंपनीज के लिए पूछ लिया और कंपनीज में भी इसने फॉरेन कंपनी के लिए पूछा सर। तो आप ये जानते हैं सर कि फॉरेन कंपनी पे टैक्स होता है 40% और सरचार्ज होता है सर 2% भी होता है और 5% भी होता है, 2% भी है, 5% भी है। अगर किसी कंपनी, फॉरेन कंपनी की इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है तो उस पर 2% सरचार्ज लगता है और 10 करोड़ को क्रॉस करता है तो 5% सरचार्ज लगता है। मैंने क्या कहा? 10 करोड़ से ज़्यादा होने पर 5% सरचार्ज लगता है। इस केस में कंपनी की जो TI है वो 8 करोड़ है
तो उनके ऊपर 2% सरचार्ज लगेगा। ठीक है सर, याद करने का है, एक बार देख लीजिए, कोशिश कीजिए, नियम लिखिए, और अगर आप मेरी एक एडवाइस मानिए तो जो क्वेश्चन आपका गलत जाता है ना, आप उसे लिख लें। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आपको क्या हो रहा है, या तो क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो नहीं आ रहा है ना, उसे लिख लीजिए। अगर ये आज एग्जाम का लास्ट डे नहीं है, कल एग्जाम है, तो समय ही नहीं है। अगर आपके पास अभी समय पड़ा है तो आपका जो गलत जाए या जो पॉइंट आपको नहीं आए उसे आप लिख लीजिए। लिख के अपने कॉपीज रजिस्टर भर लीजिए और एक दिन आपको लगभग सब आ जाएगा सर। दिस इज द सिंपल ट्रिक, सिंपल या लॉन्गेस्ट या जो भी आप कहना चाहो, बट शॉर्ट ट्रिक है। इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स आर टू बी अप्लाइड इन कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड। ठीक है सर, ऑप्शन देखते हैं। पहले समझो, ICDS आपने नाम सुना होगा सर, ICDS। क्वेश्चन ये है कि ICDS इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल किस हेड के लिए होता है? क्या सैलरी के लिए, क्या HP के लिए? तो सर इसका इस्तेमाल PGBP और अदर सोर्स के लिए होता है। जो ICDS में जो नियम कायदे हैं वो समझो आपको PGBP और अदर सोर्स पे अप्लाई करने हैं। तो इसका आंसर D हो जाएगा, बोथ PGBP एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये तो याद हो गया, ICDS का फुल फॉर्म भी याद हो गया। आप कोशिश कीजिए थोड़ा और जानने की। कहता है कि 145 जो सेक्शन है इनकम टैक्स का, वो ये कहता है कि जो भी एसएससी है उसे एक सिस्टम अडॉप्ट करना होगा, या तो उसे कैश बेसिस अपनाना होगा या उसे अक्रूअल बेसिस अपनाना होगा। यानी जब भी आप अदर सोर्स के लिए या PGBP के लिए इनकम कैलकुलेट करोगे, आपको एक फिक्स्ड मेथडोलॉजी अपनानी पड़ेगी। बार बार आप अपना सिस्टम चेंज नहीं करेंगे, ये एक्ट में लिखा हुआ है। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो इस बारे में नियम कायदे बना सकती है। उन्हीं नियमों कायदों के चलते इन्होंने 1 अप्रैल 2015 से 10 ICDS नोटिफाई किए हैं। उनकी लिस्ट भी सुन लीजिए। ICDS फर्स्ट है अकाउंटिंग पॉलिसीज के ऊपर, 2 है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, 3rd है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, 4था है रेवेन्यू रिकॉग्निशन, 5वां है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, 6ठा है इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, 7वां है गवर्नमेंट ग्रांट, 8वां सिक्योरिटीज, 9वां बोरोइंग कॉस्ट एंड 10th है प्रोविजन कंटिजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिजेंट एसेट्स। कि सर याद करने हैं क्या? आपकी चॉइस है। आपको लगता हो कि इसमें से क्वेश्चन फंस जाएगा तो याद कर जाओ, और छोटा छोटा मिलके ही एक डिफरेंस क्रिएट होता है। मैं नहीं कहता, पर याद करना चाहिए, मतलब कह रहा हूँ मैं, ठीक है? क्योंकि किसी को लगेगा सर ये थोड़ा ना आएगा, लेकिन जब आ जाएगा ना और 2 नंबर या 3 नंबर उधर या उधर हो जाएंगे, तब फिर आपको लगेगा कि याद कर लेता तो अच्छा था, आंखों के सामने आया था तो याद कर लेता तो अच्छा रहता। ठीक है सर, चलिए। वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स इन केस ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन गिवन टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय विल बी, ओके ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। 10% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी, 7.5% ऑफ सैलरी, लाइसेंस फी डिटरमिन्ड बाय द गवर्नमेंट, लाइसेंस फीस डिटरमिन्ड बाय गवर्नमेंट। मैं कहता हूँ कि इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं ज़्यादा अच्छा बना देता अगर मैं इसमें आपको पॉपुलेशन दे देता कि जिस शहर में एम्प्लॉय को मकान दिया गया है वहाँ की आबादी 30 लाख है। पूरी कहानी याद कीजिए। सैलरी वाला हेड है, वहाँ रहने की फैसिलिटी होती है, उसे रेंट फ्री अकोमोडेशन कहते हैं। छोटे शहर में वैल्यू ऑफ परक्विजिट छोटा होता है, 7.5% ऑफ सैलरी। बीच की आबादी होती है 10 लाख से 25 लाख तक की, तो वहाँ 10% ऑफ सैलरी। 25 लाख से बड़ी आबादी वाले शहर में 15% ऑफ सैलरी होता है। लेकिन ये सब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जब आप वैल्यूएशन करते हैं तो वहाँ का रूल है लाइसेंस फीस एज डिटरमिन्ड बाय द गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन पढ़िएगा, आपको जो याद है वो हो सकता है, अच्छी बात है याद है तो, लेकिन आप देखिएगा कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या पूछा गया है। चलिए सर और क्वेश्चन देखेंगे, अभी 10 क्वेश्चन और आएंगे। चलिए सर अगला क्वेश्चन आता है, कहता है डोनेशन टू अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर सोशल और स्टैटिस्टिकल रिसर्च इज डिडक्टेबल ऑफ परसेंटेज डोनेशन मेड। वेल, जब आप डोनेशन देते हैं किसी यूनिवर्सिटी को या किसी कॉलेज को, ठीक है, और वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज क्या करेगा, सोशल या स्टैटिस्टिकल रिसर्च करेगा, तो जो जितना आप डोनेट करेंगे ना, आपको 100% अमाउंट के बराबर डिडक्शन मिलेगी। मतलब अगर आप 40 से अगर डोनेशन करेंगे तो आप 40,000 की डिडक्शन ले पाएंगे सेक्शन 35 में, ठीक है। चलिए, तो 100% डिडक्शन मिलेगी, नो प्रॉब्लम इन दैट। क्यों क्वेश्चन बना,
कि सर कहीं कहीं ऐसा था कि साइंटिफिक रिसर्च में कुछ ईयर में ऐसा भी था कि फला डोनेशन दोगे तो 150% बेनिफिट मिलेगा, किसी किसी में 200% तक का भी बेनिफिट था। अब नए नियम आ गए हैं सर, तो मैं आपको एक टेबल बता देता हूँ सर, आप ध्यान से इस टेबल को देखिएगा। देखिए लेफ्ट हैंड पे लिखा है, ये जो रूल हैं वो थे असेसमेंट ईयर 18-19 से लेकर 20-21, यानी 18-19, 19-20, 20-21, पहले 3 साल तो ये नियम थे। और अब असेसमेंट ईयर 21-22 ऑनवर्ड्स ये वाले नियम है। तो अब आप जब एग्जाम में जाएं तो ध्यान से देखिएगा आपका क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अच्छा, 3 तरह के डोनेशन हैं। पहले में अगर आप किसी अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को डोनेशन देते हो, किसी अप्रूव्ड साइंटिफिक एसोसिएशन को डोनेशन देते हो तो आपको 150% डिडक्शन मिलती थी, अब आपको 100% डिडक्शन ही मिलेगी। प्रीवियस ईयर 2021 से आपको 100% डिडक्शन ही मिलेगी। जब भी एग्जाम में जाएं अपना जस्ट रीसेंट प्रीवियस ईयर जो ख़त्म हुआ है उसके नियम अच्छे से देख के आएँ और एक उससे पुराने वाले देख के जाएं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज को साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन देते थे तब भी आपको 150% डिडक्शन मिलता था। और जहाँ तक सोशल साइंस या स्टैटिस्टिकल रिसर्च की बात है उसमें पहले भी 100% था और अभी भी 100% है। तो इस क्वेश्चन में तो कन्फ्यूज़न नहीं था, लेकिन मैंने बाकी का कन्फ्यूज़न भी दूर करने की कोशिश की है कि जिन मामलों में पहले 150% डिडक्शन थी वहाँ पे भी अब 100% हो गई है। सेक्शंस देख लीजिएगा सर। ओके, चलिए ओके, अगला क्वेश्चन है In case of compulsory acquisition, if an assessee receives enhanced compensation, then enhanced compensation is taxable as short-term capital gain, long-term capital gain, STCG or LTCG depending upon the original capital gain of compulsory acquisition या any kind of capital gain to be decided by the government। ठीक है सर, आप समझिए आपकी किसी प्रॉपर्टी का कंपलसरी एक्विजिशन हुआ, ठीक है, आपको मान लेते हैं कि 50 लाख रुपए का मुआवजा मिला और ये भी मान लेते हैं कि आपको 10 लाख का कैपिटल गेन हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि अगर बाद में आपको एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन मिलता है तो वो LTCG होगा कि STCG होगा। सर वो डिपेंड करेगा कि पहले वाला क्या था, यानी कैरेक्टर यूँ होगा कि आपको जब पहले कॉम्पनसेशन मिला था उसका कैरेक्टर क्या था। अगर वो LTCG था तो इनहेंस्ड कॉम्पनसेशन भी LTCG होगा, और अगर पहले जो मिला वो STCG था तो इनहेंस्ड कॉम्पनसेशन भी STCG होगा। तो इसका आंसर सर C होगा। याद रखिएगा, टेक्निकल पॉइंट है कि इनहेंस्ड कॉम्पनसेशन डिपेंड करेगा ओरिजिनल कॉम्पनसेशन पे, ठीक है सर। चलिए अगला क्वेश्चन है, फॉर क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 द असेसी शुड परचेज और कंस्ट्रक्ट अप टू ईयर 2021 1 residential house property, a big mall, 2 residential house properties, factory building। ओके सर, सेक्शन 54 आप याद कीजिए, सेक्शन 54 में क्या होता है, हम कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचते हैं, पैसा कमाते हैं और उस पर टैक्स ना लगे इसके लिए अपन एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। तो पहले एक प्रॉपर्टी खरीदने का ही नियम था कि सेक्शन 54 को क्लेम करने के लिए आपको एक मकान या तो खरीदना पड़ेगा या बनवाना पड़ेगा, एक मकान। लेकिन अब इसमें चेंज आया है सर, ये असेसमेंट ईयर 21-22 से, यानी ये भी लेटेस्ट रूलिंग हुआ, इसमें असेसी 2 मकान तक भी खरीद सकता है, एक मकान नहीं 2 मकान खरीद कर भी आप अपना पैसा लगा सकते हैं और सेक्शन 54 का क्लेम कर सकते हैं, ठीक है सर। चलिए, तो अभी इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में तो एक मकान इंडिया में होना चाहिए जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। ये वैसे बताता है कि सेक्शन 54 क्या होता है। कहता है कि सेक्शन 54 का बेनिफिट एक तो इंडिविजुअल या HUF को ही मिला करता है, दूसरी बात है जिस असेट्स को ट्रांसफ़र किया है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। आप क्या करेंगे, प्रॉपर्टी जब ट्रांसफ़र हुई वहाँ से 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन करवा लेंगे या 2 साल के अंदर परचेज़ कर लेंगे या 1 साल पीछे की तरफ परचेज़ कर लेंगे, और ये भी कि ये जो प्रॉपर्टी आप लेंगे वो इंडिया में होगी। ये सब कंडीशंस थी। इसमें एक नया रूल ये आया है, विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 21-22 द फाइनेंस एक्ट 20 सेज हैज़ अमेंडेड सेक्शन 54
to extend the benefit of exemption in respect of investment made in two residential house property. The exemption for investment made by way of purchase or construction in two residential house property shall be available if the amount of LTCT does not exceed 2 करोड़. तो अगर आपको 2 करोड़ तक का बेनिफिट है, तो आप उसे एग्जेम्प्ट कराने के लिए 2 मकान संपत्तियों में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं. ठीक है सर, कोशिश करिए अपन ने सेक्शन 54 को याद करने की. चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. फॉर क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 द असेसी शुड अक्वायर. अब कल पिछले वीडियो में अपन ने क्वेश्चन किया था, उसमें भी सेक्शन 54B था, लेकिन उसमें पूछा गया था कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी बेचनी होगी. इसमें लिखा है आपको कौन सी प्रॉपर्टी खरीदनी होगी. मैं पहले आपको नियम बता देता हूँ. अगर आप अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, अगर आप अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को बेचेंगे, उससे जो कैपिटल गेन होगा उसको बचाने के लिए आपको एग्रीकल्चर लैंड खरीदनी है. यानी आप बेचेंगे अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, जो आपको सेल करनी है वो तो है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, और जो आप परचेज करेंगे वो आप चाहें तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर सकते हैं, और आप चाहें तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड भी परचेज कर सकते हैं. ऐसा करके सेक्शन 54B का बेनिफिट ले सकते हैं. तो अक्वायर करते समय आप शहरी कृषि भूमि या ग्रामीण कृषि भूमि में से कोई सी भी कृषि भूमि परचेज कर सकते हैं. सर इसका आंसर एनी ऑफ ए और बी आएगा. सर होप मैं आपको समझा पाया. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन कहता है एनी पेमेंट बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी by way of advance loan to the following person shall be deemed as dividend under section 222E. ठीक है. ऑप्शंस हैं शेयर होल्डर होल्डिंग 10% शेयर्स या वोटिंग पावर्स इन द कंपनी, एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर, एनी कंसर्न इन विच सच शेयर होल्डर हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट और इज अ मेंबर और पार्टनर. उपरोक्त सभी. सर इसका आंसर तो है उपरोक्त सभी, और आप डेफिनेट समझना चाहेंगे क्या है. यूँ समझिए कि कोई प्राइवेट कंपनी है, कोई प्राइवेट लिमिटेड है, कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है. पहली बात, उस कंपनी में मिस्टर एक्स होते हैं. ठीक है. और मिस्टर एक्स का वहाँ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है, क्योंकि इनके पास 10% या 10% से ज़्यादा शेयर हैं, इसलिए इनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है. ठीक है. अब ये तो हो गई एक बात. अब अगर कंपनी इनको डायरेक्ट लोन देती है तो उसे डिविडेंड माना जाएगा. अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की सीमा तक उस लोन को डिविडेंड माना जाएगा. या अगर ये कंपनी एक्स को डायरेक्ट लोन ना देकर लोन देती है मिस्टर ए को, और मिस्टर ए वो लोन दे देते हैं एक्स को, तो भी ये डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा. और मान लीजिए कि ये प्राइवेट कंपनी लोन देती है एक्स वाई जेड, मैसर्स एक्स वाई जेड एक फर्म को लोन देती है, लेकिन इस फर्म में एक्स इज़ अ पार्टनर और एक्स इज़ अ मेंबर, तो भी ये लोन दिया गया डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा. यानी अगर आप बात समझें तो अगर एक क्लोजली हेल्ड कंपनी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखने वाले किसी पर्सन को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में लोन देती है, तो उसे अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की सीमा तक 222E के तहत डिविडेंड माना जाता है. ठीक है सर, खत्म हुआ. चलिए उपरोक्त सभी इसका आंसर था. अगला क्वेश्चन. अ वॉच हैज़ बीन गिफ्टेड टू एन इंडिविजुअल बाय हिज रिलेटिव विच हैज़ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 1 लाख रुपी. सच फेयर मार्केट वैल्यू इज. ऑप्शंस है exempted since received from a relative, not taxable since watch is not movable property with the definition of section 56(2), taxable under the head other source, none of the above. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. मान लीजिए कि ये मैं हूँ और मेरे रिश्तेदार मुझे एक घड़ी गिफ्ट देते हैं, तो अब इसका क्या होगा. और घड़ी छोटी मोटी नहीं है, 1 लाख रुपए की घड़ी है, कोई महंगी कंपनी की घड़ी है, राडो की घड़ी है या कोई और होगी. अब सर मुझे ये घड़ी मिल गई, अब मैं क्या करूं. सर ये गिफ्ट मेरे लिए टैक्सेबल नहीं होगा. इसका रीज़न ये है कि जो घड़ी है वो मूवेबल असेट्स में नहीं आती. अगर आपको गिफ्ट के रूल हो याद हो तो आपको या तो कैश गिफ्ट मिलना चाहिए, या मूवेबल प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए,
या इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। मूवेबल प्रॉपर्टी में पेंटिंग, ड्राइंग्स, गोल्ड, बुलियन, शेयर्स सब था, लेकिन उसके अंदर वॉच नहीं थी। तो ये जो मुझे मिला है वो गिफ्ट के दायरे से ही बाहर है। इस गिफ्ट पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि होगा क्या, आप 1 लाख रुपए देखोगे और सोचोगे कि गिफ्ट की कीमत 50,000 से ज़्यादा है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा गिफ्ट किस कैटेगरी में आता है, कैश कैटेगरी, मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी, किस कैटेगरी में आता है। तो किसी में नहीं आएगा सर, तो आपको ये गिफ्ट एग्जेम्प्ट है, कोई चिंता की बात नहीं है। बाय द वे, अगर ये गिफ्ट की जगह कोई मूवेबल प्रॉपर्टी होता तो भी ये एग्जेम्प्ट हो जाता, पर रीज़न फिर अलग होता। क्योंकि रिश्तेदार से गिफ्ट मिलता है तो सर वो एग्जेम्प्ट होता है। तो आप बात समझ रहे होंगे। इस क्वेश्चन में जो रीज़न है, सही रीज़न है, वो बी रीज़न है। इस बार आपका टैक्स थोड़ा सा और अच्छा होगा, आप बातों को समझेंगे कि क्यों टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन है, अ लेडी रिसीव्ड गिफ्ट्स वर्थ ₹1 लाख फ्रॉम हर relatives and 60,000 from her office colleague on her marriage anniversary. Taxable amount of gifts would be. पहले बिना ऑप्शन के सोचिए, आपको 1 लाख रुपए के गिफ्ट तो मिले हैं रिश्तेदारों से, वो तो हो गए सर एग्जेम्प्ट, और 60,000 के गिफ्ट मिले हैं आपको ऑफिस के लोगों से, ये होंगे टैक्सेबल। सर 60,000 विल बी टैक्सेबल। कि सर शादी नहीं है बेटा, शादी की सालगिरह है ना। शादी एक बार ही होती है, किस्मत वालों की 2-3 बार हो जाती है, और शादी की सालगिरह तो हर साल ही आती है, जब तक जियोगे तब तक शादी की सालगिरह आती रहेगी। तो भाई ऐसा है, शादी की सालगिरह पे जो गिफ्ट मिले उसमें गिफ्ट का टोटल 50,000 को क्रॉस कर गया, तो आपको वो आपके इनकम मानी जाएगी, सेक्शन 56 के तहत इनकम मानी जाएगी। इनकम फ्रॉम द अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा, ठीक है सर। चलिए 3 क्वेश्चन और है, जल्दी से निपटा लेते हैं। At the time of fixation of marriage of his son, Mr. P gifted land to his would-be daughter-in-law. The marriage has held in the month subsequent to the date of transfer. The income accruing on the land after marriage should be taxable in the hands of. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो एक होते हैं X, और एक होता है इनका बेटा सन, और एक होती है इसकी बीवी, जो होने वाली बीवी है, और इनकी होने वाली बहू है। तो बात यह है कि अगर X ने अपनी होने वाली बहू को ज़मीन दे दी तो उसका क्या होगा। सर ये ज़मीन बहू की मानी जाएगी, और इसकी जो इनकम होगी वो भी बहू के हाथों में टैक्सेबल होगी। तो ऑप्शंस आप पढ़ लीजिए। और सर ये डॉटर इन लॉ के हाथों में टैक्सेबल होगी, बी इसका आंसर है। वैसे जनरली आपने डीम्ड इनकम के रूल पढ़े होंगे, तो आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई सास ससुर, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ अपनी बहू को कोई प्रॉपर्टी देते हैं तो उसकी इनकम ससुर जी की या सासू माँ की मानी जाती है। ऐसा नियम आपने सुना होगा। लेकिन उसका पीछे एक रूल ये भी है कि गिफ्ट देते समय और टैक्सेबल होते समय दोनों ही समय में उनका वो सास ससुर और ये ससुर बहू वाला रिश्ता होना चाहिए, उस दोनों समय होना चाहिए। जिस समय जब शादी हो रही थी, इसमें शादी से 1 महीना पहले ही गिफ्ट दे दिया गया था, तो ट्रांसफ़र देते समय इनके बीच में ससुर बहू रिलेशन नहीं था। कुल मिला के बात यह है कि ये इस जो लड़की इनके घर शादी करके आई है, उसी की प्रॉपर्टी मानी जाएगी, उसी के हाथों में टैक्सेबल होगी। थोड़ा सास बहू खेल हो गया, बट ठीक है, होप आपको समझ आया होगा। लॉस फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी कैन बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ इन द सब्सिक्वेंट 8 असेसमेंट ईयर। सही है। आप ऑप्शन क्या है फिर, ओनली इफ रिटर्न ऑफ लॉस इज फाइल्ड विद इन द ड्यू डेट, इवन इफ द रिटर्न ऑफ लॉस इज फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस फ्रॉम HP इज नॉट अलाउड एट ऑल, नन ऑफ द अबव। वेल, हाउस प्रॉपर्टी का अगर लॉस है, कोशिश करो उसे सेट ऑफ करने की, नहीं हो रहा तो उसे कैरी फॉरवर्ड कर दो। 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, यानी अगले 8 साल तक आप उसे एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपने रिटर्न देर से भी फाइल की है तो भी, तो इवन इफ रिटर्न ऑफ लॉस इज फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट, अगर आपकी ड्यू डेट जुलाई थी, सितंबर थी, उसके बाद भी अगर आप रिटर्न फाइल करते हो तो आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे। ये इम्यूनिटी आपको PGBP और कैपिटल गेन में नहीं मिलती। PGBP और कैपिटल गेन में आपको टाइम पे रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, बिलेटेड रिटर्न नहीं चलेगा। HP के मामले में आप बिलेटेड रिटर्न यानी देर से रिटर्न फाइल करके भी सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड के बेनिफिट उठा सकते हो। नीचे रूल लिखा हुआ है, नीचे वाले एक्स्ट्रा रूल ज़रूर देखा करो। आखिरी क्वेश्चन आज का सर, चलिए सर,
इन केस ऑफ डोनेशन अंडर सेक्शन 80 GGA द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डोनेशन इन कैश अलाउड इज। ठीक है सर, डोनेशन में आप क्लियर समझ लीजिए, अगर आप PGBP वाले बंदे हैं तो आपके लिए डोनेशन की सेक्शन 35 है, और बाकी सबके लिए डोनेशन की सेक्शंस ये हैं 80G, 80 GGA, GGC। ओके, तो अगर आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए या रूरल डेवलपमेंट के लिए डोनेशन देते हैं तो आपको 80 GGA का बेनिफिट मिलेगा, वहाँ आप 10,000 रुपये तक कैश डोनेशन दे सकते हैं। 80 GGA में आप 10,000 तक का डोनेशन दे सकते हैं। अब मैं एक टेबल दे रहा हूँ, ये आपको 3 नियम देगी, इनको अच्छे से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ये आया सर, ओह 80G। 80G कब लगती है? जब आप डोनेशन देते हैं किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, इसमें आप 2,000 रुपये तक 2,000 रुपये तक कैश डोनेट कर सकते हैं। 80 GGA जब आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए या स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए या रूरल डेवलपमेंट के लिए डोनेट करते हैं तो 10,000 तक कैश दे सकते हैं। और 80 GGC आप जब किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेट करते हैं तो कैश नहीं चलेगा, आपको वहाँ कैश के अलावा किसी और तरीके से डोनेशन देना होगा। होप ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। वीडियो काम का लगता है वीडियो को शेयर कीजिए, अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।